सन 1992 में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक अद्भुत सर्वेक्षण कराया गया। उनसे पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा यात्री है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। सबसे अधिक वोट रतन टाटा को मिले। जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह अकेले वीआईपी थे जो अकेले चलते थे। उनके साथ उनका बैग और फाइलें उठाने के लिए कोई असिस्टेंट नहीं होता था। जहाज की उड़ान भरते ही वह चुपचाप अपना काम शुरू कर देते थे। उनकी आदत थी कि वह बहुत कम चीनी के साथ एक ब्लैक कॉफी मांगते थे। उन्होंने कभी भी अपनी पसंद की कॉफी न मिलने पर फ्लाइट अटेंडेंट को डांटा नहीं था। रतन टाटा की सादगी के अनेक किस्से मशहूर हैं। गिरीश कुबेर टाटा समूह पर चर्चित किताब द टाउज हाउ अ फैमिली बिल्ड अ बिजनेस एंड अ नेशन में लिखते हैं, जब वो टाटा सन्स के प्रमुख बने तो वो जेआरडी के कमरे में नहीं बैठे। उन्होंने अपने बैठने के लिए एक साधारण सा छोटा कमरा बनवाया। जब वो किसी जूनियर अफसर से बात कर रहे होते थे और उस दौरान कोई वरिष्ठ अधिकारी आ जाए तो वो उसे इंतजार करने के लिए कहते थे। उनके पास 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते होते थे, टीटो और टैगो, जिन्हें वो बेइंतहा प्यार करते थे। कुत्तों से उनका प्यार इस हद तक था कि जब भी वह अपने दफ्तर बॉम्बे हाउस पहुंचते थे, सड़क के आवारा कुत्ते उन्हें घेर लेते थे और उनके साथ लिफ्ट तक जाते थे। इन कुत्तों को अक्सर बॉम्बे हाउस के लॉबी में टहलते देखा जाता था, जबकि मनुष्यों को वहां प्रवेश की अनुमति तभी दी जाती थी जब वह स्टाफ के सदस्य हो या उनके पास मिलने की पूर्व अनुमति हो। बता दें कि रतन टाटा को भी उनकी वक्त की पाबंदी के लिए जाना जाता था। वह ठीक 6:30 बजे अपना दफ्तर छोड़ देते थे। वह अक्सर चिढ़ जाते थे अगर कोई दफ्तर से संबंधित काम के लिए उनके घर पर संपर्क करता था। वो घर के एकांत में फाइलें और दूसरे कागज पढ़ा करते थे। अगर वो मुंबई में होते थे तो वह अपना सप्ताहांत अलीबाग के अपने फार्म हाउस में बिताते थे। उस दौरान उनके साथ कोई नहीं होता था सिवाय उनके कुत्तों के। उनको ना तो घूमने का शौक था और न ही भाषण देने का। उनको दिखावे से चिढ़ थी। बचपन में जब परिवार की रोल्स रॉयल कार उन्हें स्कूल छोड़ती थी तो वह असहज महसूस करते थे। रतन टाटा को नजदीक से जानने वालों का कहना है कि जिद्दी स्वभाव रतन की खानदानी विशेषता थी जो उन्हें जेआरडी और अपने पिता नवल टाटा से मिली थी। सुहेल सेठ कहते हैं, अगर आप उनके सिर पर बंदूक भी रख दें तब भी वो कहेंगे कि मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। अपने पुराने दोस्त के बारे में बॉम्बे डाइंग के प्रमुख नुलसी वाडिया बताते हैं, रतन एक बहुत ही जटिल चरित्र है। मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी ने उन्हें पूर्ण रूप से जाना है। वह तो बहुत गहराइयों वाले शख्स है। निकटता होने के बावजूद मेरे और रतन के बीच कभी भी व्यक्तिगत संबंध नहीं रहे। वो बिल्कुल एकाकी हैं। आपको बताते चले कि टाटा की जवानी के उनके एक दोस्त याद करते हैं कि टाटा समूह के अपने शुरुआती दिनों में रतन को अपना सरनेम एक बोझ लगता था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जरूर वो बेफिक्र रहते थे क्योंकि उनके सहपाठियों को उनके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रतन टाटा ने भूमि कूपर को दिए एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उन दिनों विदेश में पढ़ने के लिए रिजर्व बैंक बहुत कम विदेशी मुद्रा इस्तेमाल करने की अनुमति देता था। मेरे पिता कानून तोड़ने के हक में नहीं थे, इसलिए वो मेरे लिए ब्लैक में डॉलर नहीं खरीदते थे। इसलिए अक्सर ऐसा होता था कि महीना खत्म होने से पहले ही मेरे पास सारे पैसे खत्म हो जाते थे। कभी कभी मुझे अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़ते थे। कई बार तो कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए मैंने बर्तन तक धोए। रतन सिर्फ 10 साल के थे जब उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया। जब रतन 18 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने एक स्विस महिला सिमोन दुनोयर से शादी कर ली। उधर उनकी माता ने तलाक के बाद सर जमशेद जीजा भाई से विवाह कर लिया। रतन को उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने पाला। रतन अमेरिका में 7 साल रहे। वहां कॉर्नेल विश्वविद्यालय में उन्होंने स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग की डिग्री ली। लॉस एंजलिस में उनके पास एक अच्छी नौकरी और शानदार घर था, लेकिन उन्हें अपनी दादी और जेआरडी के कहने पर भारत लौटना पड़ा। उनके साथ उनकी अमेरिकी गर्लफ्रेंड भी भारत आई, लेकिन वो यहाँ के जीवन में सामंजस्य नहीं बैठा सकी।
और वापस अमेरिका लौट गई। रतन टाटा ताउम्र अविवाहित रहे। दरअसल सन 1962 में रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। वहीं गिरीश कुबेल लिखते हैं, रतन जमशेदपुर में 6 साल तक रहे, जहां शुरू में उन्होंने एक शॉप फ्लोर मजदूर की तरह नीला ओवरऑल पहनकर अप्रेंटिसशिप की। इसके बाद से उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। इसके बाद वह प्रबंध निर्देशक एसके नानावटी के विशेष सहायक हो गए। उनकी कड़ी मेहनत की ख्याति बम्बई तक पहुंच गई और जेआरडी टाटा ने उन्हें बम्बई बुला लिया। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 1 साल तक काम किया। जेआरडी ने उन्हें बीमार कंपनियों सेंट्रल इंडिया मेल और नेकलो को सुधारने की जिम्मेदारी सौंप दी। रतन के नेतृत्व में 3 सालों के अंदर नेकलो की काया पलट हो गई और उसने लाभ कमाना शुरू कर दिया। सन 1981 में जेआरडी ने रतन टाटा को इंडस्ट्रीज का प्रमुख बना दिया। हालांकि इस कंपनी का टर्नओवर मात्र 60 लाख था, लेकिन इस जिम्मेदारी का महत्व इसलिए था क्योंकि इससे पहले टाटा खुद सीधे तौर पर इस कंपनी का कामकाज देखते थे। बता दें कि उस जमाने के बिजनेसमैन, पत्रकार और रतन के दोस्त उन्हें एक मिलनसार, बिना नखरे वाले और सभ्य और दिलचस्प शख्स के तौर पर याद करते हैं। कोई भी उनसे मिल सकता था और वो अपना फोन खुद ही उठाया करते थे। कमी कपूर लिखती हैं, अधिकांश भारतीय अरबपतियों की तुलना में रतन जी की जीवन शैली बहुत नियंत्रित और सादगी भरी थी। उनके एक बिजनेस सलाहकार ने मुझे बताया था कि वो हैरान थे कि उनके यहाँ सचिवों की भीड़ नहीं थी। एक बार मैंने उनके घर की घंटी बजाई तो एक छोटे लड़के ने दरवाजा खोला। वहाँ कोई वर्दी पहने नौकर और आडंबर नहीं था। कुंबला हिल्स पर मुकेश अंबानी की 27 मंजिला एंटिलिया की चकाचौंध के ठीक विपरीत कोलंबो में समुद्र की तरफ देखता हुआ उनका घर उनके रूच को और उनकी सादगी को दर्शाता है। जब जेआरडी 75 साल के हुए तो इस बात की बहुत अटकलें लगाई जाने लगी कि उनका अधिकारी कौन होगा। टाटा के जीवनकारी केएम लाल लिखते हैं, जेआरडी, नानी फाल्कीवाल, रूसी मोदी, शाहरुख साबवाल और एचएन सेठान में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोच रहे थे। खुद रतन टाटा का मानना था कि इस पद के 2 प्रमुख दावेदार पालकीवाल और ऋषि मोदी होंगे। सन 1991 में जेआरडी ने 86 वर्ष की आयु में अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इस बिंदु पर उन्होंने रतन टाटा का रुख किया। जेआरडी का मानना था कि रतन के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उनका टाटा सन नेम होना। टाटा के दोस्त नुस्ली वाडिया और उनके सहायक शाहरुख खान साबवाला ने भी रतन का नाम की वकालत की थी। 25 मार्च 1991 को जब रतन टाटा समूह के अध्यक्ष बने तो उनके सामने सबसे पहले चुनौती थी कि समूह के 3 छत्रपों दरबारी सेठ ऋषि मोदी और अजीत केरकर को किस तरह कमजोर किया जाए। ये लोग अब तक टाटा की कंपनियों में प्रधान कार्यालय में हस्तक्षेप के बिना काम करते आए थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। वे टाटा परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे और उनके दादा जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। रतन टाटा का परिवार लंबे समय से भारत के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। बहरहाल 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन हो गया। उनके स्वास्थ्य की स्थिति कुछ दिनों से बिगड़ रही थी और मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। भारत ने अपने एक महान उद्योगपति, समाज सेवक और दूरदर्शी नेता को खो दिया। तो इस खबर पर क्या है आपका कहना, हमें जरूर बताएं। मैं हूं रूबी सिंह और आप देख रहे हैं जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।